हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 के अपने आखिरी टॉपिक व्हाई द इंग्लिश सक्सीड अगेंस्ट अदर यूरोपियन पावर्स के बारे में। नए समुद्री मार्गों की खोज के बाद जितने भी यूरोपीय देश भारत आए, उनमें से 18वीं शताब्दी के अंत तक इंग्लैंड सबसे शक्तिशाली और सफल देश के रूप में उभरा। सामान्य रूप से दुनिया में और विशेष रूप से भारत में पुर्तगाल, नीदरलैंड, फ्रांस और डेनमार्क की अन्य यूरोपीय शक्तियों के खिलाफ अंग्रेजों की सफलता के लिए जिन प्रमुख कारकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ द ट्रेडिंग कंपनीज के बारे में। कई प्रतिद्वंदी कंपनियों के समामेलन के माध्यम से गठित इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक निदेशक मंडल द्वारा नियंत्रित किया जाता था, जिसके सदस्य सालाना चुने जाते थे। कंपनी के शेयर धारकों ने काफी प्रभाव डाला, क्योंकि शेयरों की खरीद के माध्यम से वोट खरीदे और बेचे जा सकते थे। फ्रांस और पुर्तगाल की व्यापारिक कंपनियां बड़े पैमाने पर राज्य के स्वामित्व में थी और उनकी प्रकृति कई तरह से सामंतवादी थी। फ्रांसीसी कंपनी में सम्राट के पास 60% से अधिक हिस्सेदारी थी और इसके निदेशकों को सम्राट द्वारा शेयर धारकों से नामित किया जाता था, जिन्हें सरकार द्वारा नियुक्त 2 उच्चायुक्त के निर्णयों को पूरा करना था। शेयर धारकों ने कंपनी की समृद्धि को बढ़ावा देने में बहुत कम दिलचस्पी ली, क्योंकि राज्य ने शेयर धारकों को लाभांश की गारंटी दी थी। जनहित की कमी का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि 1725 और 1765 के बीच शेयर धारकों को कोई बैठक नहीं हुई थी और कंपनी को केवल राज्य के एक विभाग के रूप में प्रबंधित किया गया था। अब बात करते हैं नेवल सुपीरियरिटी की। ब्रिटेन की रॉयल नेवी न केवल सबसे बड़ी थी, यह अपने समय का सबसे उन्नत था। स्पेनिश आर्मडा के खिलाफ और ट्राफलगर में फ्रांसीसी के खिलाफ जीत ने रॉयल नेवी को यूरोपीय नौसैनिक बलों के चरम पर पहुंचा दिया था। भारत में भी नौसैनिक जहाजों की मजबूत और तेज आवाजाही के कारण अंग्रेज पुर्तगाली और फ्रांसीसियों को हराने में सक्षम थे। अंग्रेजों ने एक कुशल नौसेना के महत्व को पुर्तगालियों से सीखा और तकनीकी रूप से अपने स्वयं के बेड़े में सुधार किया। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, जिसमें कताई, जेनी, स्टीम इंजन, पावर लूम और कई अन्य जैसी नई मशीनों का आविष्कार हुआ। इन मशीनों ने कपड़ा, धातु विज्ञान, भाप शक्ति और कृषि के क्षेत्र में उत्पादक में काफी सुधार किया। औद्योगिक क्रांति अन्य यूरोपीय देशों में देर से पहुंची और इससे इंग्लैंड को अपना आधिपत्य बनाने रखने में मदद मिली। अब बात करते हैं मिलिट्री स्किल्स एंड डिसिप्लिन की। ब्रिटिश सैनिक एक अनुशासित और अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे। ब्रिटिश कमांडर रणनीतिकार थे, जिन्होंने युद्ध में कई नई कोशिशें की। तकनीकी विकास ने नौसेना को अच्छी तरह से सुसज्जित किया। यह सब मिलकर अंग्रेजी सेनानियों के छोटे समूह को बड़ी सेनाओं को हराने में सक्षम बनाता है। इंग्लिश सक्सेस का एक मुख्य कारण स्थिर सरकार भी थी। 1688 की गौरवशाली क्रांति के अपवाद के साथ ब्रिटेन ने कुशल राजाओं के साथ स्थिर सरकार देखी। फ्रांस जैसे अन्य यूरोपीय देशों ने 1789 में हिंसक क्रांति देखी और उसके बाद नेपोलियन युद्ध। 1815 में नेपोलियन की हार ने फ्रांस की स्थिति को काफी कमजोर कर दिया और तब से उसे ब्रिटेन के साथ जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1861 के अंत में इटालियंस एक राष्ट्र के रूप में एकजुट हो गए। डच और स्पेन भी 17वीं शताब्दी में 80 साल के युद्ध में शामिल थे, जिसने पुर्तगाली साम्राज्यवाद को कमजोर कर दिया। 1800 में दिवालियेपन से प्रभावित डच ईस्ट इंडिया कंपनी को 1830 में क्रांति के साथ अपनी संपत्ति ब्रिटेन को बेचने और एशिया छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक मुख्य कारण धर्म के लिए कम उत्साह भी था। स्पेन पुर्तगाली या डच की तुलना में ब्रिटेन धर्म के प्रति कम उत्साही था और ईसाई धर्म के प्रसार में कम रुचि रखता था। इस प्रकार इसका शासन अन्य औपनिवेशिक शक्तियों की तुलना में प्रजा को कहीं अधिक स्वीकार्य था। अब बात करते हैं यूज ऑफ डेब्ट मार्केट की। 18वीं शताब्दी के मध्य और 19वीं सदी के मध्य के बीच ब्रिटेन के सफल होने के प्रमुख और नवीन कारणों में से एक, जबकि अन्य यूरोपीय राष्ट्र गिर गए, यह था कि उसने अपने युद्धों को निधि देने के लिए ऋण बाजार को उपयोग किया। दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना फ्रांस और स्पेन जैसे ब्रिटेन के पराजित प्रतिद्वंदी देशों पर एक अच्छी वापसी के वादे पर सरकारी ऋण को मुद्रा बाजारों में बेचने के लिए की गई थी। इस प्रकार ब्रिटेन अपने प्रतिद्वंदियों की तुलना में अपनी सेना पर अधिक खर्च करने में सक्षम था। ब्रिटेन का प्रतिद्वंदी फ्रांस अंग्रेजों के खर्च की बराबरी नहीं कर सकता था। 1694 और 1812 के बीच पहले सम्राटों के अधीन, फिर क्रांतिकारी सरकारों के अधीन और अंत में नेपोलियन बोनापार्ट के अधीन फ्रांस पैसे जुटाने के अपने पुराने तरीकों से दिवालिया हो गया। तो ये था चैप्टर 3 का आखिरी टॉपिक, व्हाई द इंग्लिश सक्सीड अगेंस्ट अदर यूरोपियन पावर्स के बारे में। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।